हेलो नमस्कार, आदर्श क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आदर्श और आज ज्योतिष से एक टॉपिक मंगल करेगा दंगल या मंगल करेगा मंगल लेकर आपके साथ हाजिर हैं। मंगल के 12 भावों में कौन कौन से परिणाम होते हैं ये आपको आज हम बताएंगे विस्तार से, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि मांगलिक दोष क्या होता है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कर लेते हैं देवताओं के सेनापति मंगल की। तो मंगल जोश का, ऊर्जा का और उमंग का प्रतीक माना जाता है। साइंस दृष्टि से हम बात करें तो सूर्य से चौथे नंबर का जो ग्रह है वो मंगल होता है, और उसकी जो सतह है वो आयरन ऑक्साइड की बनी होने के कारण पृथ्वी से लाल रंग की दिखाई देती है, इसलिए उसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ज्योतिष दृष्टि से हम बात करें तो ज्योतिष दृष्टि से मंगल को रक्त कणिकाओं का कारक माना जाता है। रक्त का कारक तो होता है चंद्रमा और रक्त कणिकाओं का कारक होता है मंगल। अब रक्त कणिकाओं में हमारे हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है और उसमें आयरन पाया जाता है, तो इसका सीधा सीधा संबंध आप खुद जोड़ लीजिए। साथ ही साथ वो लीवर का और पाचन तंत्र का कारक भी होता है। अब बात कर लेते हैं मंगल की ऊंच और नीच राशि की। तो उसी के आधार पर उसके रोग जो है वो प्रकट होते हैं। अगर मंगल आपकी नीच राशि में है तो अपेंडिक्स, उच्च रक्तचाप, टाइफाइड और त्वचा विकार जैसे कई तरह के रोग आपको हो सकते हैं। अब उसकी उच्च राशि तो होती है मकर राशि। अगर यहाँ पर दशम लिखा हुआ है तो ये मकर राशि होती है। यहाँ पर मंगल उच्च का होता है और दिग्बली होता है। सर्वश्रेष्ठ फल मकर राशि में देता है। अगर आपकी राशि में यहाँ 4 लिखा हुआ है तो वो कर्क राशि है और यहाँ पर मंगल नीच का होता है और बुरे परिणाम देता है। मंगल से संबंधित जितने भी रोग हैं वो आपको प्रदान करता है। अब बात कर लेते हैं मांगलिक दोष की। तो ये भी बड़ा खतरनाक लोगों के सामने एक भ्रम है जो हम आपको आज दूर कर देते हैं। मांगलिक क्या होते हैं और इसका निवारण किस प्रकार में। 1 नंबर लिखा हुआ है, अगर यहाँ मंगल बैठा हुआ है, 4 नंबर पे मंगल बैठा हुआ है, सप्तम में मंगल है, अष्टम में मंगल है और द्वादश में मंगल है, तो इसका मतलब आप मांगलिक हैं। तो ये दुनिया के लगभग 30% जनसंख्या मांगलिक होती है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कहा जाता है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही की जाती है। ये ऐसा क्यों कहा जाता है, इसका उत्तर मैं आगे देता हूँ आपको। लेकिन उससे पहले हम द्वादश भाव में मंगल के प्रभाव की, मंगल के प्रथम भाव में उपस्थिति के कारण, तो जो प्रथम भाव होता है वो हमारा तन होता है, हमारा शरीर होता है। तो अगर शरीर में अत्यधिक ऊर्जा है, अत्यधिक एनर्जी है, तो ऐसा व्यक्ति धैर्यहीन होता है, क्रोधी होता है, चपलता उसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उत्साही होता है। मंगल की 3 दृष्टियाँ पाई जाती है। मंगल की यहाँ से जो चौथी दृष्टि चौथे भाव पर, 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर और 8वीं दृष्टि 8वें भाव पर, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि पाई जाती है। अगर मंगल की जो दृष्टि है वो शुभ ग्रहों पर है तो शुभ परिणाम मिलेंगे। अगर मंगल की दृष्टि अशुभ ग्रहों पर है तो वो विपरीत प्रभाव देना शुरू कर देता है। अब बात कर लेते हैं मंगल यदि द्वितीय भाव में उपस्थित है तो द्वितीय भाव को स्थायी संपत्ति या अचल संपत्ति का कारक माना जाता है। हमें पुश्तैन में कितनी संपत्ति मिली है उसका कारक द्वितीय भाव होता है। अगर यहाँ पर मंगल उपस्थित है तो उसकी चौथी दृष्टि पंचम भाव, शिक्षा और संतान के भाव पर पड़ती है। 7वीं जो दृष्टि होती है वो अष्टम भाव पर पड़ती है और 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है। अगर वो व्यक्ति के फेवरेबल है मंगल तो अच्छे परिणाम देता है। अगर यहाँ पर जो नीच ग्रह है या दुष्ट ग्रह है, क्रूर ग्रह है, तो वो पूरे परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है बुद्धिमान और विद्वान माना जाता है। अगर पाप ग्रह से युक्त है तो विपरीत परिणाम मिलते हैं। यहाँ से उसकी दृष्टि 8वें भाव पर पड़ती है। अगर यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह है या राहु है, केतु है, तो रक्त संबंधी विकार उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। तीसरे भाव में मंगल,
तीसरे भाव पराक्रम का, साहस का माना जाता है। छोटे भाई का कारक भी मंगल को ही माना जाता है, इसलिए ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा पराक्रमी उत्साही होता है। लेकिन चौथी दृष्टि षष्ठम भाव में पड़ने के कारण ऐसा व्यक्ति ऋणी भी हो सकता है। यहाँ से उसकी दृष्टि सप्तम दृष्टि नवम भाव भाग्य भाव पर पड़ने के कारण साहस से, पराक्रम से अपने भाग्य का निर्धारण खुद करता है। अब बात कर लेते हैं चौथे भाव में मंगल उपस्थित होने पर। तो चौथा भाव क्या है? चौथा भाव माँ का कारक है, चौथा भाव भूमि का कारक है, चौथा भाव घर का कारक है, गाड़ियों का कारक है, सुख का कारक कहा जाता है चौथे भाव को। अगर यहाँ पर मंगल उपस्थित है और मंगल पर शनि की दृष्टि है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा भूमि का मालिक होता है, बहुत बड़े बंगले का मालिक होता है, बड़ी गाड़ियों में होती है उसके पास। अगर चौथे भाव में मंगल है और उस पर शनि की दृष्टि पड़ गई है। यहाँ से सातवीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ने के कारण कर्म से ही व्यक्ति सब कुछ हासिल कर सकता है अपने कर्म के द्वारा। अब बात कर लेते हैं पंचम भाव में मंगल होने पर। तो मंगल अगर पंचम भाव में है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा विद्वान होता है, वाणी का बहुत ज़्यादा बोलने वाला होता है। और कभी कभी जब उसका चंद्रमा सही नहीं होता, फेवरेबल नहीं होता, तो वह अनर्गल प्रलाप करना शुरू हो जाता है। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है और जब व्यक्ति का मन कंट्रोल नहीं होता तो उत्साह निरर्थक जाता है, व्यर्थ जाता है। अब इसकी जो दृष्टि है वो सातवीं दृष्टि 11वीं में पड़ने के कारण ऐसा व्यक्ति निरंतर आय में होती रहती है, उसकी आय कभी रुकती नहीं है। और 8वीं दृष्टि 12वें भाव होने के कारण खर्चे भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। छठे भाव में मंगल के, तो इस भाव को रिपु, ऋण और रोग का भाव माना जाता है। अगर यहाँ पर क्रूर ग्रह उपस्थित है तो ये शत्रुहंता योग का निर्माण करता है। इसकी चौथी दृष्टि नवम भाव पर पड़ने पर व्यक्ति भाग्यवाती होता है। अगर यहाँ पर शुभ ग्रह उपस्थित हैं, अगर यहाँ पर शनि उपस्थित हैं तो व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं देता, क्योंकि शनि जो है वो बहुत ही स्लो ग्रह है और धीरे धीरे उसे प्रगति प्रदान करता है। यहाँ से उसकी सप्तम दृष्टि 12वें भाव में पड़ने के कारण उसको अनावश्यक तरह के खर्चे होते हैं। यहाँ से उसकी 8वीं दृष्टि प्रथम भाव पर पड़ने पर उसके जो प्रथम भाव पर उपस्थित होने पर जिस तरह के लक्षण होते हैं उस तरह के लक्षण यहाँ पर उपस्थित होने पर भी वो देता है। अब बात कर लेते हैं सप्तम भाव में मंगल के प्रभाव की। तो यहाँ से ये पति या पत्नी, अगर पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति का घर माना जाता है। यहाँ पर उपस्थित होने पर ग्रह में कलेश और कई तरह की समस्याएं उत्पन्न। अब बात कर लेते हैं अगर उसके ये ऐसा व्यक्ति धैर्यहीन होता है और पत्नी पर अत्याचार करने वाला होता है, पत्नी पर अत्याचार करने वाली होती है, अगर उसके टक्कर का कोई पति या पत्नी नहीं मिलता है। यहाँ पर अगर कोई दूसरा ग्रह, अब कहा जाता है कि भाई मांगलिक की शादी मांगलिक से ही क्यों की जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा उत्साह होता है, क्रूरता होती है, जोश होता है। अगर उसके टक्कर का व्यक्ति या पत्नी उसे नहीं मिलती है तो वो उस पर अत्याचार करना शुरू कर देता है। या तो यहाँ पर मांगलिक के साथ शादी मांगलिक से हो या उसके और ज़्यादा क्रूर ग्रह है, विशेषकर शनि और राहु से प्रभावित करने वाला व्यक्ति या युवती होनी चाहिए, तब तो मंगल बैलेंस को बराबर कर देगा, वरना कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। विशेषकर अगर यहाँ पर विच्छेदक ग्रह केतु, राहु या शनि उपस्थित है तो तलाक होना निश्चित माना जाता है। अब बात कर लेते हैं 8वें भाव में मंगल की। 8वें भाव को अच्छा, चोट चपेट, दुर्घटना इस तरह का भाव माना जाता है। अगर यहाँ पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है तो व्यक्ति को लॉटरी और सट्टे में फ़ायदा जैसे फायदे भी मिल जाते हैं। यहाँ से उसकी दृष्टि दूसरे भाव में होने के कारण अचल संपत्ति का निर्माण काफ़ी मंगलदेव करवा देते हैं। और नवम अष्टम दृष्टि तीसरे भाव पर होने के कारण विशेष पराक्रम देते हैं। अब बात कर लेते हैं भाग्य भाव या नवम भाव में मंगल उपस्थित होने पर कौन से परिणाम देते हैं।
तो ऐसा व्यक्ति जो है धर्म कार्यों में विशेष रुचि लेता है, अपने भाग्य का निर्माता वो खुद होता है। यहाँ से उसकी चौथी सप्तम जो दृष्टि होती है पराक्रम भाव पर पड़ती है, और अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने के कारण ऐसा व्यक्ति अपने ही द्वारा अपने घर का निर्माण करता है, गाड़ियाँ और लग्जरियस लाइफ जीने के लिए माना जाता है, अगर शुभ ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही हो, विशेषकर गुरु की या शुक्र की। अब बात कर लेते हैं दशम भाव में मंगल उपस्थित होने पर। तो दशम भाव को कर्म का भाव माना जाता है। अगर यहाँ पर मकर राशि उपस्थित है तो ये उच्च का माना जाता है कि सप्तम दृष्टि माँ के भाव पर होने के कारण माँ के स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलती है। अगर मंगल आपके 11वें भाव में उपस्थित है तो इसको जो निरंतर आय होती रहती है, ऐसे जातक की अचल संपत्ति खूब बटोरता है वो, लेकिन वाणी का कुछ कठोर हो जाता है यहाँ पर अगर मंगल देव उपस्थित होते हैं तो। अब बात कर लेते हैं 12वें भाव में मंगल उपस्थित होने पर। तो 12वें भाव को भी अच्छा भाव नहीं माना जाता है। उसमें ऐसे व्यक्ति आलसी होते हैं, व्यसनी होते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ने के कारण किसी को उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हें वापस मिलेगा नहीं, उसका जो वो है ऋण वो डूब ही जाएगा, इसलिए उधार से लेते हैं। मंगल देवता की अन्य ग्रहों से युति होने पर कौन कौन से फल प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मंगल की राहु से युति होने पर। तो मंगल और राहु की युति होने पर अंगारक दोष बनता है। अंगारा जैसे अंदर ही अंदर जलता रहता है, तो मंगल क्या है, अग्नि है, और राहु क्या है, हवा है। तो जैसे हवा अंगारे को हवा देती रहती है, सुलगाती रहती है, उसी तरह ऐसा व्यक्ति महाक्रोधी होता है और बदला लेने वाला होता है, कभी अपने दुश्मनों पर रहम नहीं करता। बात कर लेते हैं मंगल और चंद्रमा की। तो मंगल क्या है, अग्नि, और चंद्रमा क्या है, शीतलता। तो इन दोनों का तो मेल ही नहीं है दोस्तों। और कर्क राशि में जो चंद्रमा की राशि है उसमें ये नीच का होता है, लेकिन ये दोनों मिलने के बाद भी धनी योग प्रदान करते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनी होता है और ऐसी उसके पास बहुत ज़मीन होती है। चंद्रमा को कृषि भूमि का कारक माना जाता है और मंगल को अन्य जितनी भी व्यवसायिक भूमियाँ हैं उनका कारक माना जाता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज़मीन का मालिक माना जाता है। मंगल और गुरु की युति होती है तो ऐसा व्यक्ति महाविद्वान होता है। मंगल उत्साह है, ऊर्जा है, और उसके साथ जब शिक्षा ज्ञान मिल जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा सब कुछ हासिल खुद करने वाला होता है, उसे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। मंगल की युति जब शनि से हो जाती है तो इसे विष योग कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधी होता है, झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, लेकिन अगर वो टेक्निकल लाइन में चल जाता है जैसे इंजीनियरिंग वगैरह तो बहुत ज़्यादा सक्सेस भी होता है अगर मंगल और शनि की युति होती है तो। अब बात कर लेते हैं मंगल और शुक्र की युति की। मंगल और शुक्र की जब युति होती है तो ऐसा व्यक्ति कामुक प्रवृत्ति का होता है और धनी भी बहुत होता है। मंगल क्या है, जोश है, शुक्र क्या है, तो ऐसा व्यक्ति विपरीत लिंग पर सारी ऊर्जा उस पर ही व्यर्थ कर देता है और पर धनी भी बहुत ज़्यादा होता है। कि युति केतु के साथ हो जाए तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक होता है और वो आध्यात्मिकता में बहुत ज़्यादा नाम कमाता है। अब इस तो मंगल के मित्र ग्रह हैं सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा, ये इसके मित्र ग्रह हैं। मंगल का एक ही शत्रु है,
वो है बुध। और जो सम है, न शत्रु है न मित्र है, वो है शनि और शुक्र। बाकी के राहु और केतु छाया ग्रह है। और तात्कालिक मित्रता और तात्कालिक शत्रुता समय के साथ कुंडली में अलग अलग होती है, वो समय के अनुसार देखी जाती है, लेकिन ये स्थायी रूप से मित्र और शत्रु माने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं मंगल के नक्षत्र की। तो मंगल के नक्षत्र कौन कौन से हैं? तो मंगल के नक्षत्र हैं धनिष्ठा, मृगशिरा, और चित्रा। धनिष्ठा, मृगशिरा और चित्रा, ये तीनों की प्रवृत्ति होती है तामस प्रवृत्ति की। तीनों नक्षत्रों की प्रवृत्ति तामस प्रवृत्ति की होती है। अब दोस्तों हम बात करें कि भाई मंगल के आधार पर कौन सा प्रोफेशन चुनना चाहिए। अगर मंगल उच्च राशि का है और मकर राशि में उपस्थित हैं तो ऐसा व्यक्ति उच्च IPS पुलिस में उच्च पदाधिकारी होता है, सेना का उच्च पदाधिकारी होता है, या IAS होता है। ये लिख कर ले लीजिए आप। वो ऐसा व्यक्ति अगर मंगल उसका फेवरेबल है तो ऐसा व्यक्ति सेना पुलिस में ज़रूर जाता है और उच्च पद अवश्य ग्रहण करता है। और अगर वो व्यक्ति मांगलिक है तो मांगलिक में अत्यधिक जोश होता है, उसका सदुपयोग अवश्य करना चाहिए, चाहे से वो फील्ड में खेल में अपना जोश प्रकट करे या ऐसे क्षेत्र में प्रकट करे जहाँ पर उसका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग हो। तो कुंडली के आधार पर हम अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में आसानी से निर्णय कर